आज आप पढ़ेंगे 12th पॉलिटिकल साइंस अर्थात राजनीति शास्त्र। इससे जितने भी चैप्टर है सभी क्वेश्चन का महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर करवाया जाएगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन आंसर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव को करेंगे। एक बात और, आप पढ़ते हैं तो हम यहाँ से चेक करते हैं, तो चेक करने के दौरान हमें पता चला कि आप लोग पूरा का पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, कोई ईमानदारी से पूरा का पूरा वीडियो देख ही नहीं पाते हैं। तो ये आप लोग बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। गलती करने का कारण मतलब कहने का मतलब कि आप लोग ऐसे में एग्ज़ाम नहीं पास कर पाइएगा, अच्छे तरीके से नहीं सीख पाइएगा, अच्छे नंबर नहीं लेकर आइएगा, मतलब लेकर आ पाइएगा। तो इसलिए आप लोग विश्वास कीजिए, आप लोग पढ़िए। नहीं आपको विश्वास है तो हम आपको बोल रहे हैं ना, हम अगले साल भी पढ़ाए हैं 12th क्लास को, तो उसमें जितना मार्क्स आया 3 महीने का हमने क्रैश कोर्सिंग करवाया था। 3 महीने के क्रैश कोर्स में 433 नंबर, 437 नंबर, 419, 11 ऐसे करके नंबर आया हुआ है। बहुत ज़्यादा हो गया 3 महीना में। 3 महीना का क्रैश कोर्स करवाए थे और वीडियो का पूरा रखा हुआ। और एग्ज़ाम में जाने से पहले हिस्ट्री का बात करें तो एग्ज़ाम में जाने से पहले हम 120 क्वेश्चन दिए थे, जिसमें से आपको 85 ऑब्जेक्टिव बनाना होता था, जो कि वहाँ इसमें से 53 मेरा क्वेश्चन हिस्ट्री में मिला था। भूगोल में इसी तरह आप सबका दिया हुआ, सबका रखा हुआ, आप जाकर देख सकते हैं कितना आया हुआ है। तो इसलिए आप लोग विश्वास कीजिए, आप लोग पूरा का पूरा वीडियो देखा कीजिए, ठीक ना। तो हम आज पहले ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करेंगे। तो जितने भी चैप्टर का हम ऑब्जेक्टिव को इकट्ठा किए हैं, सभी को एक साथ रखे हैं और आपको एक साथ मतलब सभी को कंप्लीट करवाते जाएंगे पार्ट वाइज पार्ट में, ठीक ना। इसमें सभी चैप्टर का इसी में मिला जुला है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 12th वैकल्पिक क्वेश्चंस है, मतलब MCQ क्वेश्चंस है, जिसमें आपको पहले सिलेबस देख लेना। सिलेबस हमने इस पर पढ़ा दिया हूँ, तो आप सिलेबस देखने के लिए आई बटन ऊपर दिया हुआ लिंक, तो आई बटन से देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं MCQ क्वेश्चन है जो आपको 50 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो हम इसमें से लगभग 300-400 मतलब 300 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करवाएंगे। इसी में से आपको आ जाएगा एग्ज़ाम में, ठीक ना। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक पर्यायविद नहीं है। मतलब निम्नलिखित में से कौन एक पर्यायविद नहीं है। जो पर्यावरण पढ़ता, मतलब पर्यावरण के विषय में अध्ययन करता है, तो जो जैसे साइंस से करता है साइंटिस्ट कहते हैं ना, इसी तरह पर्यावरण जो करता है उसको पर्यावरणविद कहते हैं। तो निम्नलिखित में कौन पर्यावरणविद नहीं है। तो सुनीता नारायण, मेधा पाटिल, RK चौधरी या अरविंद केजरीवाल। तो अरविंद केजरीवाल ये नहीं है, दिल्ली के मुख्यमंत्री है, ठीक ना। तो अरविंद केजरीवाल ये पर्यावरणविद नहीं है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत और चीन युद्ध किस वर्ष हुआ। भारत और चीन युद्ध किस वर्ष हुआ। तो भारत और चीन युद्ध हुआ था 1962 ईस्वी को हुआ था। क्यों हुआ था, तो सेम लद्दाख में हुआ था। ज़मीन के मामले में मैकमोहन जो रेखा है भारत और चीन के बीच की, मैकमोहन रेखा, उसी रेखा के कारण हुआ था भारत और चीन के युद्ध, ठीक ना। तो 1962 ईस्वी में हुआ था, लद्दाख में ही हुआ था, जैसे अभी हुआ है। इसी तरह 3 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र की जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई थी। तो जो आपातकाल मतलब कि समाप्त हुआ था, आपातकाल समाप्त होने के बाद 1977 ईस्वी में केंद्र में जनता पार्टी आई थी। जो मतलब कि इसका एक्टिव होने के लिए ये दूसरे पार्टी के साथ मिल गया था और ये एक्टिव रूप से आई थी, मतलब एक्टिव होकर आई थी। मतलब केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई, तो 1977 ईस्वी को। 4 नंबर आप देख सकते हैं, इंदिरा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई। तो इंदिरा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई, तो 31 अक्टूबर 1984 ईस्वी को हुआ था। अर्थात क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 1984 ईस्वी में इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। 5 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। 5 नंबर क्या है, 1975 में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो जयप्रकाश नारायण, VP सिंह, मोरारजी देसाई, चंद्रशेखर। तो यहाँ पर 1975 में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन ए हो जाएगा 5 का। 6 नंबर आप देख सकते हैं। 6 नंबर क्या है, तो यहाँ पे 6 नंबर बोल रहा है, शीत युद्ध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन
गलत है, मतलब शीत युद्ध के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें ऑप्शन ए दिया हुआ है, या संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और उनके साथी देशों के बीच एक प्रतिस्पर्धा थी। मतलब जो शीत युद्ध हुआ था, ये पहले शीत युद्ध किसके बीच हुआ था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हुआ था। तो इन दोनों के बीच और उनके साथी जो भी मतलब देश थे, इन दोनों के साथ उनके बीच एक प्रतिस्पर्धा थी। ये ऑप्शन क्या सही है? या सॉरी, ये ऑप्शन गलत है। तो ये ऑप्शन गलत नहीं, सही है। दूसरा है, या महाशक्तियों के बीच विचारधाराओं को लेकर एक युद्ध था। ये भी बात बिल्कुल सही है। अमेरिका और सोवियत संघ सीधे युद्ध में शामिल थे। ये गलत लग रहा है। शीत युद्ध ने हथियारों की होड़ शुरू कर दी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी ही हो जाएगा। अमेरिका और सोवियत संघ, देखिए ये तो अंतर्राष्ट्रीय मतलब विश्व, एक तरह से जिसको विश्व युद्ध कहते हैं, सभी मतलब कि देश एक दूसरे के साथ मिला जुड़ा था और उनके बीच सबसे भयंकर अमेरिका और सोवियत संघ के बीच क्या हुआ था? बात चल रही थी युद्ध के लिए, मतलब हुआ था। तो उसमें संघ सीधे युद्ध में शामिल थे? जी नहीं। तो यहाँ पर 6 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू का देहांत कब हुआ था? तो जवाहरलाल नेहरू का देहांत कब हुआ था, मतलब जवाहरलाल नेहरू कब मरा था? तो यहाँ पर 7 का हो जाएगा, 27 मई 1964 ईस्वी को मरा था। ठीक ना, 27 मई 1964 ईस्वी को। आपको ये सब याद कर लेना, ठीक ना। ये सब आप एक बार 2 बार पढ़ेंगे, 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ये सब सिंपल क्वेश्चन है और इसमें बहुत मज़ा आता है ये सब याद करने में, ठीक ना। और एक बात और, चैनल पर यदि न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, ठीक ना। और कुछ भी सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं, आपको रिप्लाई 100% मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नांकित में कौन सा कथन गुट निरपेक्ष आंदोलनों के उद्देश्य पर प्रकाश नहीं डालता है? तो देखिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन ये एक तरह से वैश्विक आंदोलन था, मतलब अंतर्राष्ट्रीय। तो निम्नांकित में कौन सा कथन गुट निरपेक्ष आंदोलनों के उद्देश्य पर प्रकाश नहीं डालता है? तो ऑप्शन ए, उपनिवेशवाद से मुक्त हुए देशों को स्वतंत्र नीति अपनाने में समर्थन बनाना। ऑप्शन बी, किसी भी सैन्य संगठन में शामिल होने से इनकार करना। ऑप्शन सी हो जाएगा, वैश्विक मामलों में तटस्थता की नीति अपनाना। ऑप्शन डी, वैश्विक आर्थिक असमानता की समाप्ति पर ध्यान केंद्रित करना। तो यहाँ पर 8 का हो जाएगा, 8 का ऑप्शन सी ही वो होगा। आपको बताया ना, गुट निरपेक्ष आंदोलन जो वैश्विक मतलब विश्व आंदोलन मतलब वैश्विक स्तर पर है, तो वैश्विक मामले में तटस्थता की नीति अपनाना मतलब नियम अपनाना, ठीक है ना। तो गुट निरपेक्ष का मतलब है, तो 8 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? 1989 ईस्वी में किसने राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का नेतृत्व किया? तो यहाँ पर 9 का ऑप्शन ए हो जाएगा, वीपी सिंह, ठीक ना, विश्वनाथ प्रताप सिंह। वीपी सिंह का पूरा नाम क्या है? विश्वनाथ प्रताप सिंह। तो 1989 में किसने राष्ट्रीय मोर्चा, जो भारत के 8वें प्रधानमंत्री थे, 1989 में किसने राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का नेतृत्व किया? तो वीपी सिंह। उसका 10 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, पंचायत व्यवस्था किस देश में स्थापित की गई? तो देश की बात बोल रहा है, तो नेपाल में की गई। ऑप्शन सी हो जाएगा, नेपाल में। पंचायत व्यवस्था किस देश में स्थापित की गई? नेपाल में। और भारत की बात करें तो सबसे पहले राजस्थान में। उसके बाद 11 नंबर, आइबो जीवा की लड़ाई 13 फरवरी 1975 को हुआ था। आइबो जीवा की लड़ाई कब हुआ था? तो 13 फरवरी 1975 को हुआ था। पर जिन 2 देशों में हुई थी वे कौन थे? तो यहाँ पर कौन थे? जापान और अमेरिका। तो यहाँ पर 11 का क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक ना, जापान और अमेरिका। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर आप क्वेश्चन देख सकते हैं, प्रायः अधिकांश विद्वान शीत युद्ध का दौर मानते थे। मतलब शीत युद्ध कब हुआ था? किस मतलब कि अधिकतर जो विद्वान है शीत युद्ध का समय मानते हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पे आपको बता दूँ, ये 1900 ऑप्शन के देखिए, शीत युद्ध हुआ था 1945 से 1990 के बीच, ठीक ना। और कहीं कहीं आपको मिलेगा 1947 से 1991 के बीच मिलेगा। तो इसमें क्या दिया हुआ सही? यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार 1945 से 1980 दिया हुआ, तो ये हम नहीं लगाएंगे। देखिए, ओरिजिनल है शीत युद्ध का समय कब था? तो 1945 से 1990 के बीच हुआ था। ऑप्शन नहीं है, आप कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक ना। 1990 से 1945 से 1990 के बीच शीत युद्ध का समय अधिकतर
विद्वान मानते हैं, ठीक है ना। और कहीं का 1947 1991 भी रहेगा तो वह भी टिक लगा दीजिएगा, तो वह 1945 1990 नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो ये दोनों बात को ध्यान में रखिएगा, नहीं तो कॉपी में नोट कर लीजिए। उसका 13 नंबर है, पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ। पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था। 13 का ऑप्शन सी हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा। 1961 ईस्वी को बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था। उसका 14 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, शीत युद्ध की समाप्ति का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक परिणाम अनुभव किया। शीत युद्ध के समाप्ति के बाद एक महत्वपूर्ण राजनीतिक परिणाम जो सभी देश अपने आप को फील किया, महसूस किया, क्या। गुट निरपेक्ष आंदोलन का आरंभ, ऑप्शन बी समकालीन विश्व राजनीति की शुरुआत, ऑप्शन सी है संयुक्त राष्ट्र संघ का जन्म, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 14 का हो जाएगा ऑप्शन बी समकालीन विश्व राजनीति की शुरुआत। ये जो शीत युद्ध समाप्त होने के बाद सभी देश अपने आप को महसूस किए थे, तो समकालीन विश्व राजनीति की शुरुआत हुई थी, ठीक ना। शीत युद्ध के बाद एक तरह से राजनीति की शुरुआत हुई। उसके बाद 15 नंबर देख सकते हैं, उल्फा एक आतंकवादी संगठन किसका है, तो उल्फा भारत का ही आतंकवादी संगठन है, केरल का, ये गवर्नमेंट का ही आतंकवादी संगठन है, ठीक है ना। वहाँ बसाया गया है जानबूझकर, और वहाँ उसको जो भी आतंकवादी संगठन है वहाँ एक तरह से जॉब वैकेंसी निकल रहा है, ठीक है ना। तो उल्फा एक आतंकवादी संगठन किसका है, तो भारत का ही है, जिसको उल्फा को पूरा नाम बोल सकते हैं यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, ठीक है ना। तो यहाँ पर असम का है यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, उल्फा का पूरा फुल फॉर्म है। तो किसका संगठन है, तो भारत का ही, ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। वैसे इसमें सभी इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन हमेशा आते ही रहता है। 16 नंबर, भारत ने लंबे संघर्ष के बाद स्वतंत्रता पाई, तो भारत कब आज़ाद हुआ था, तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 15 अगस्त 1947 को। 17 नंबर, अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है, तो कहाँ से हटा है, तो जम्मू कश्मीर से हटा ना। तो 370 किससे संबंधित है, जम्मू कश्मीर से ही संबंधित है, तो 17 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत दो महाशक्ति उभर कर सामने आई थी। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, कौन दो महाशक्ति उभर कर आए थे। पहला ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन, सोवियत संघ और यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, उपरयुक्त में से कोई नहीं। तो 18 का क्या होगा, तो 18 का क्या होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, जो द्वितीय विश्व युद्ध मतलब समाप्त होने के बाद ये उभर कर आया। संयुक्त राज्य अमेरिका पहले महाशक्तिशाली बन गया, उसका सोवियत संघ बना, ये दोनों, ठीक ना। 18 का ऑप्शन सी हो जाएगा। उसका 19 नंबर, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, तो 19 का क्या होगा, 25 दिसंबर 1991 को हुआ था। कब हुआ था, 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हुआ था। 20 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा 1885 ईस्वी को हुआ था, ठीक ना। तो यहाँ पे 20 का क्या होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था, ठीक ना। उसके बाद 21 नंबर देख सकते हैं, डीएमके किस राज्य का क्षेत्रीय पार्टी है, तो ये तमिलनाडु के क्षेत्रीय पार्टी है डीएमके, ठीक ना। डीएमके किस राज्य का क्षेत्रीय पार्टी है, तो तमिलनाडु के। उसके बाद 22 नंबर देख सकते हैं, गुट निरपेक्ष आंदोलन पर एक मुख्य रूप से विचार किया गया था, तो गुट निरपेक्ष आंदोलन पर मुख्य रूप से विचार किया गया था। तो यहाँ पर क्या होगा 22 का, तो दो महाशक्तियों के दबदबे को चुनौती देने की दृष्टि से, तो इसलिए गुट निरपेक्ष मतलब आंदोलन पर मुख्य रूप से विचार किया गया था। क्या, दो महाशक्ति जो कि अमेरिका और सोवियत संघ है था गुट निरपेक्ष में, तो दो महाशक्तियों के दबदबे को चुनौती देने की दृष्टि से इनका मतलब इस चीज़ पर विचार किया गया था। 23 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो कुल सदस्यों की संख्या पूछे तो 15 बताइएगा। सुरक्षा परिषद में कुल सदस्यों की संख्या कितने होते हैं, 15, जिनमें से अस्थायी सदस्य पूछा गया है, तो अस्थायी सदस्य 5 होते हैं और अस्थायी सदस्य 10 होते हैं, जिसको 2 साल पर वोटिंग करके मतलब कि लाया जाता है, ठीक है ना। तो ये बात याद रखिएगा। उसका 24 नंबर, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो 1906 ईस्वी को हुआ था, ठीक है ना। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था, 1906 ईस्वी को। उसका अगला नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप,
उसके बाद यहाँ पे अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई? यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई? तो 25 का होगा ए, क्या होगा 1957, मतलब 25 मार्च 1957 को नीदरलैंड में हुआ था यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना, ठीक ना। नीदरलैंड में 25 मार्च 1957 को हुआ था, ऑप्शन ए हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे बताइए। तो आप लोगों को बता दो, यदि आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भारत के जो भी जैसे प्रथम गृह मंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री, प्रथम राष्ट्रपति कौन कौन थे, आपको उसको याद कर लेना प्रथम वाला, ठीक ना। और वर्तमान में जो है उसको भी याद करना है, क्योंकि इससे रिलेटेड 5 से 8 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक ना। तो इसको भी याद कर लेना। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो 26 का क्या हो जाएगा बताइए? तो सरदार पटेल हो जाएगा, ठीक ना, सरदार पटेल हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, मई 1945 के राइक्सटैग बिल्डिंग अर्थात बर्लिन और जर्मनी पर जिस देश के सैनिकों ने झंडा फहराया था उसका नाम क्या था? तो यहाँ पे 27 का क्या हो जाएगा? तो सोवियत संघ ही हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि 1945 मई 1945 में राइक्सटैग बिल्डिंग पर कहाँ है? तो जो जर्मनी के बर्लिन में है, ठीक ना, जो उस पर सैनिकों ने झंडा फहराया था। कौन सा देश का था? तो सोवियत संघ का था। 28 नंबर देख सकते हैं, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो 28 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। और कब से मनाया जाता है? पहला तो 1948 में विश्व मानवाधिकार दिवस, मतलब सभी का अपना अधिकार के लिए ही है, इसका स्थापना किया गया था, ठीक ना। तो विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। उसके बाद आप यहाँ पे अगला नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ का नेतृत्व जिस नेता के हाथों में था उसका नाम था। तो यहाँ पर 29 का आप देख सकते हैं, 29 का क्या होगा? ऑप्शन बी, निकिता खुश्चेव। तो निकिता खुश्चेव हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्यूबा मिसाइल संकट के समय जो सोवियत संघ का नेतृत्व जिस नेता के हाथ में था, मतलब कि उस सोवियत संघ पर जब क्यूबा मिसाइल संकट, जो क्यूबा में सोवियत मतलब मिसाइल संकट हुआ था, तो सोवियत संघ के जो नेता थे कौन थे? तो निकिता खुश्चेव थे, ऑप्शन बी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन जाने से पहले आपको बता दूँ, यदि आप 2020 का क्रेश कोर्स का वीडियो पॉलिटिकल साइंस का देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। यदि आप उसको भी देखेंगे तो एग्ज़ाम में आराम से आप 100 मार्क्स में से कम 80% आप लेकर आ जाएंगे, ठीक ना। तो आप क्रेश कोर्स का पूरा वीडियो है, आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक ना। कोई भी वीडियो देखिए ऑब्जेक्टिव है, सब उल्टा सीधा वही चीज़ रहता है, वही चीज़ जो क्रेश कोर्स में करवाए थे उसी से रिलेटेड मतलब वही है, लेकिन इसमें हम ज़्यादा भी करवाएंगे क्योंकि आप लोगों का टाइम अभी ज़्यादा, इसलिए ज़्यादा करवाएंगे। उसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, गेस क्वेश्चन था एक तरह से क्रेश कोर्स में, तो उसमें करवाए थे। यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो देख लीजिए, पहले इसका सिलेबस भी देख लीजिए, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल सकता है। प्ले लिस्ट में 2 प्ले लिस्ट बना हुआ 12th पॉलिटिकल साइंस का, एक तो 2020 का क्रेश कोर्स और दूसरा है अभी 2021 एग्ज़ाम के लिए, ठीक ना। तो 2 है, तो 2021 एग्ज़ाम के लिए हुआ तो देखिएगा ही, और 2020 का भी देख लीजिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप सभी जगह इस शेयर दोस्तों को भी शेयर करते रहिएगा, ठीक ना, क्योंकि उससे मेरा फ़ायदा है, अपना ही हमेशा फ़ायदा मत सोचिए, मेरे लिए भी शेयर कीजिए। आप लोग शेयर नहीं करते हैं तो प्लीज़ मेरे लिए शेयर तो बनता ही है, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। जो भी वीडियो आप देखते हैं तो ईमानदारी से आप सोच लीजिए शेयर करना है आप लोगों को, ठीक ना, ये हम बोल रहे हैं। उसका 30 नंबर आपको बोल दूँ तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 30 का क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, 1953 ईस्वी में। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1953 ईस्वी में। उसका 31 नंबर है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? बताइए कितने राज्य हैं? हाँ, तो अभी भी सब बहुत कन्फ्यूज होगा, 29 लगा देगा जी, नहीं 28 होगा। भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 है, क्योंकि 9 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पे 32 है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है? तो ऑप्शन हिसाब से देख सकते हैं, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है बताइए? भारत है, ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत क्यों है? क्योंकि ये जनसंख्या में तो ज़्यादा मतलब
ज़मीन के मामला में, ठीक ना, क्षेत्र फल के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन है? तो भारत है। आप लोग पहले शेयर कर दीजिए, शेयर करने में कितना 2 से 5 सेकंड 10 सेकंड लगेगा। शेयर कर दीजिए, शेयर पर आप लोग ध्यान दीजिए, वीडियो लाइक पर ध्यान दीजिए। आप लाइक करते तो मैं मोटिवेट होता हूँ, ठीक ना। और अनलाइक करते हैं तो वह भी कारण बता दीजिए किस कारण से आप अनलाइक किए, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पे आपको बता दूँ 33 नंबर, जो क्यूबा सोवियत संघ द्वारा परमाणु हथियार तैनात करने की भनक अमेरिकियों को कितने हफ्ते बाद चली थी? तो 3 हफ्तों बाद ये अमेरिका को पता चला था कि सोवियत संघ परमाणु हथियार मतलब तैयार कर लिए हुए हैं। तो ये 3 हफ्ता के बाद अमेरिका को पता चला था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। 33 का क्या होगा? ऑप्शन ए, 3 हफ्तों बाद पता चला था। तो 33 का क्या होगा? ऑप्शन ए। उसका 34 नंबर, जनता पार्टी की सरकार कब बनी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार कब बनी थी? तो यहाँ पे 1980 को देख सकते हैं क्या? तो 6 अप्रैल 1900, सॉरी इसमें तो ऑप्शन तो दिया ही नहीं है, 1990 होगा, ठीक ना। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार 1990 में बनी थी। एक मिनट, हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, 1980 को ही लगा दीजिएगा, ठीक ना। तो जनता पार्टी की सरकार कब बनी थी? तो 1980 को बनी थी। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एक साथ कितने निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो इंदिरा गांधी ने एक साथ 14 बैंकों को राष्ट्रीयकरण मतलब कि कर दिया था। 14 बैंक को एक साथ विलय कर दिया था इंदिरा गांधी अपने समय में, ठीक ना। तो 35 का क्या होगा? 35 का ऑप्शन डी हो जाएगा, 14 बैंकों का। तो कब किया गया था? तो 19 जुलाई 1969 ईस्वी को किया गया था। तो याद रखिएगा, एक साथ कितने निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 14 बैंकों को, जो कि इंदिरा गांधी ने किया था 19 जुलाई 1969 ईस्वी को। उसका 37 नंबर है, एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल अर्थात मानवाधिकार का ही नाम है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 37 नंबर आप क्वेश्चन देख सकते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन ए है, सोवियत अर्थव्यवस्था में समाजवाद प्रभावी विचारधारा थी। ऑप्शन बी, उत्पादन के संसाधनों पर राज्य का स्वामित्व नियंत्रण होना। ऑप्शन सी, जनता को आर्थिक आज़ादी थी। ऑप्शन डी, अर्थव्यवस्था के हर पहलू का नियोजन एवं नियंत्रण राज्य करता था। तो यहाँ पर 7 का क्या हो जाएगा? 37 का क्या हो जाएगा? तो 37 का हो जाएगा, कौन सा कथन गलत है? तो 37 का यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, जनता को आर्थिक आज़ादी थी, ठीक ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ये कथन गलत है, ठीक ना। तो यहाँ पे उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं 38 नंबर, लाल बहादुर शास्त्री का निधन कब हुआ था? अर्थात लाल बहादुर शास्त्री कब मरे थे, ठीक ना। तो यहाँ पे कब मरे थे? तो लाल बहादुर शास्त्री, तो यहाँ पे 38 का हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, 1966 ईस्वी को, मतलब 11 जनवरी 1966 ईस्वी को लाल बहादुर शास्त्री का मृत्यु हुआ था। 39 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है? तो राजभाषा, संविधान में किस राजभाषा क्या है? तो हिंदी है, ठीक ना। अनुच्छेद किसके अनुसार? तो 343 अनुच्छेद के अनुसार हिंदी राजभाषा को मतलब भारत में अपनाया गया। और जो भारत का जो लिपि अपनाया गया था, तो देवनागरी लिपि अपनाया गया था, इस बात को याद रखिएगा। उसका 40 नंबर है, जो शॉक थेरेपी का मॉडल किस पर लागू किया गया था? शॉक थेरेपी का मॉडल किस पर लागू किया गया था? तो यहाँ पर 40 का ऑप्शन बी हो जाएगा, साम्यवादी देशों पर शॉक थेरेपी का मॉडल लागू किया गया था, साम्यवादी देशों पर, ठीक ना। तो 40 का ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है 41 नंबर क्वेश्चन, शॉक थेरेपी को अपनाया गया था, कब अपनाया गया था? तो शॉक थेरेपी को क्या होगा? 1990 ईस्वी में अपनाया गया था, ठीक ना। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, शॉक थेरेपी को 1990 में साम्यवादी देशों पर अपनाया गया था। उसका 42 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विश्व राजनीति के 2 ध्रुवीय कौन कौन थे? तो यहाँ पे विश्व राजनीति के 2 ध्रुवीय, जो 2 मैन कौन कौन थे? तो यहाँ पे 42 का क्या हो जाएगा बताइए? तो अमेरिका और सोवियत संघ, इसको बोल सकते हैं मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र बोल सकते हैं, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। ऑप्शन रहे तो वह भी लगा दीजिएगा, ठीक ना। तो विश्व राजनीति के 2 ध्रुवीय कौन थे? तो अमेरिका और सोवियत संघ। उसका 43 नंबर देख सकते हैं, भारत के विदेश नीति के संचालक कौन है? तो भारत के विदेश नीति के संचालक
कौन है? तो यहाँ पे 43 क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यशवंत सिन्हा हो जाएगा, ऑप्शन बी। ये भारत के विदेश नीति के संचालक है। उसके बाद अगले नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो यहाँ पर 44 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। तो 1974 ईस्वी को हुआ था। जो अटल बिहारी वाजपेयी थे उस टाइम अपना प्रधानमंत्री, और अमेरिका से सभी देश से छुपा कर किए थे, क्योंकि अमेरिका अपना सैटेलाइट से भारत पे पूरा अच्छे तरीके से नज़र मतलब कर रहा था। उसको संदेह हो गया था कि भारत परमाणु परीक्षण करने वाले हैं। तो भारत के जो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने क्या किए, राजस्थान में जो मतलब ट्रक के अंदर, आलू वाला ट्रक में, तो मिट्टी वाला ट्रक के अंदर राताराती मतलब सामान उसमें ले जाते थे परीक्षण करने के लिए, ठीक ना। और किए थे तो एक तरह से डिबिया लैंप जलाकर रात में किए थे, दिन में क्योंकि सैटेलाइट से पता चल जाता, रात के अंधेरे में डिबिया जलाकर अपना परमाणु परीक्षण किए थे। जब सफल हो गया तब मतलब कि सभी देश मतलब नाराज़ हो गए थे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था। भारत को मतलब सभी देश को लगता था कि भारत ये काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन भारत चुरा कर भारत में पहला परमाणु परीक्षण 1974 को किया था, ठीक ना। उसका यहाँ पे 45 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? निम्नलिखित कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? तो ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका सोवियत संघ के बीच विचारधारात्मक लड़ाई का अंत, ऑप्शन बी, राज्य स्वतंत्र राज्य की राष्ट्र कुल CIS का जन्म, ऑप्शन सी है विश्व व्यवस्था की शक्ति संतुलन में बदलना, ऑप्शन डी है मध्य पूर्व में संकट। तो यहाँ पे 45 का क्या हो जाएगा? तो 45 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक ना। 45 का ऑप्शन बी, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल अर्थात CIS का जन्म हो जाएगा, ठीक ना। ये जो सोवियत संघ का विघटन है इसका परिणाम नहीं है, बाकी सब हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो यहाँ पर 46 का हो जाएगा ऑप्शन डी, 1952 को स्वतंत्र भारत के प्रथम आम चुनाव हुआ था। 47 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन ए हो जाएगा। 48 नंबर, बर्लिन की दीवार का निर्माण किसका प्रतीक था? तो बर्लिन की दीवार का निर्माण जो कि शीत युद्ध जो हुआ था, जो उसका एक तरह से चरम सीमा पर था, चरमो सीमा उत्कर्ष के कारण, मतलब चरमो उत्कर्ष के कारण जो बर्लिन दीवार का निर्माण किया गया था। उसका 49 नंबर देख सकते हैं, भारतीय योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारतीय योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी हो जाएगा। 50 नंबर, समाज क्रांति कब हुई थी? समाज क्रांति जो कि समाजवादी सोवियत गणराज्य के निर्माण के पहले ही समाज क्रांति हुई थी, मतलब समाजवादी सोवियत गणराज्य के निर्माण से पहले समाज क्रांति हुई थी। 50 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 51 नंबर, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच हुआ था। जैसे अभी कुछ ही दिन मतलब कुछ ही महीना हुआ है जो भारत और चीन के बीच जो लड़ाई हुआ था लद्दाख के लिए, तो ये भी लद्दाख में ही हुआ था। मतलब लद्दाख के तिब्बत के लेके जो चीन के जो सीमा रेखा है तिब्बत, तो मतलब तिब्बत के लेकर भारत और चीन के बीच मतलब झगड़ा हुआ था, तो उसमें पंचशील समझौता अपनाया गया, जिसके द्वारा अभी भी भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता चलता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देख सकते हैं 52 नंबर, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो 52 का हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। 53 नंबर है, दूसरी दुनिया में निम्नलिखित में कौन सा देश नहीं आता है? तो दूसरी दुनिया में कौन सा देश नहीं आता है? तो अमेरिका, क्योंकि जो कोलंबस थे अमेरिका का, वह समुद्र के दूसरे किनारे थे, जो उसको जाने के लिए रास्ता नहीं मिलता था, वह समझते थे हम दूसरी दुनिया में हैं। तो दूसरी दुनिया में कोलंबस मतलब कौन सा देश नहीं आता? तो यहाँ पर अमेरिका, ऑप्शन बी हो जाएगा। 54 नंबर है, भारतीय विदेश नीति का आधार स्तंभ है। भारतीय विदेश नीति का आधार स्तंभ है तो विश्व शांति ही है। तो 54 का भारतीय विदेश नीति का आधार स्तंभ विश्व शांति ही हो जाएगा। 55 नंबर देख सकते हैं, गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था? तो राम मनोहर लोहिया ने गैर कांग्रेसवाद का नारा ही दिया था। तो आज के लिए इतना ही, पार्ट 1
आपको पॉलिटिकल साइंस में जितने भी चैप्टर है सभी चैप्टर का हम मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 बनाकर चलेंगे। मतलब सभी चैप्टर का हम मतलब कि जो क्वेश्चन तैयार किए हुए हैं, क्वेश्चन रेडी हैं, तो सभी क्वेश्चन का पार्ट वाइज आपको मिलेगा। और पहले वाला भी देख लीजिएगा, सबका लिंक मतलब कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ आई बटन में है, तो ठीक ना। और इसको वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर देखिए तो इसको याद हो जाएगा। उसके बाद एग्ज़ाम में भी जैसा भी क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से आप अपना मतलब टिक ही लगा ही दीजिएगा और सही होगा। तो इसलिए 1 से 2 बार आसानी से देख लीजिए। उसके बाद आपको बता दूं, तो वीडियो को जरूर अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा क्योंकि इससे मेरे लिए फ़ायदा है। उसके बाद आपको बता दूं, यदि आप वह PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर आपको ज्वाइन हो जाना है। टेलीग्राम पर आपको सभी तरह के मतलब मटेरियल, स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, वहीं से PDF सब कुछ मिल जाएगा। तो आपको टेलीग्राम पर जुड़ ही जाना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, नीचे है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहाँ से आप देख सकते हैं। उसका फेसबुक पर बिहार बोर्ड से रिलेटेड सभी न्यूज़ आपको पता चलता रहेगा। तो कम से कम आपको टेलीग्राम फेसबुक पर जुड़ जाना आपके लिए फ़ायदा है, ठीक ना। ये दोनों आप ही के लिए बनाया गया। उसके साथ हमसे जुड़ने के लिए इंस्टा और ट्विटर पर जुड़ सकते हैं, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।